नमस्कार। चलिए फिर से एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है। आज का जो विषय या टॉपिक है वो है करारोपण के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करारोपण के सिद्धांत। करारोपण का सबसे पहले क्या आशय है ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कर एवं करारोपण एक ही अवधारणा नहीं है, दोनों एक ही कंसेप्ट नहीं है। सामान्य रूप से करारोपण को कर के रूप में ही परिभाषित किया जाता रहा है, लेकिन करारोपण तथा कर एक दूसरे के पूरक रूप में ही हैं। सबसे पहले कर की अवधारणा को स्पष्ट किया जाए तो कर जनता पर लगाया गया वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाता है तथा उसे सार्वजनिक कार्यों पर सामान्यतया व्यय कर दिया जाता है। यानी कर क्या है? कर जनता पर सरकार द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार एकत्रित करती है और उस कर से जो आय प्राप्त होती है, राशि प्राप्त होती है, उसे सार्वजनिक कार्यों पर व्यय कर दिया जाता है। जो कर की परिभाषा है डाल्टन के अनुसार वो इस प्रकार है। कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता। दूसरी परिभाषा है वेस्टेबिल के अनुसार। उन्होंने कहा है कि कर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह भाग होता है जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता है। प्रोफेसर फिंडले सिराज ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक भलाई के खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है और उसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता। ये तीन परिभाषाएं हैं, डाल्टन की, वेस्टेबिल की और फिंडले सिराज की। अब हम करारोपण के क्या सिद्धांत हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। करारोपण के मुख्य सिद्धांत। तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ ने अपनी किताब जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उनकी किताब 1976 में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने करारोपण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एडम स्मिथ के जो करारोपण के सिद्धांत हैं वो 4 हैं। तो पहला जो एडम स्मिथ का सिद्धांत है वो है निश्चितता का सिद्धांत। एडम स्मिथ का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वो निश्चित होना चाहिए। यानी व्यक्ति को भुगतान का समय, भुगतान की जाने वाली राशि वो पूर्व में निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, जिससे कि करदाता को कोई तकलीफ न हो। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, मनमानापन नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। ये निश्चितता का सिद्धांत उनके शब्दों में, एडम स्मिथ के शब्दों में है। ये सिद्धांत इस बात को बताता है या स्पष्ट करता है कि करारोपण के द्वारा सरकार एवं करदाता दोनों में से किसी को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए
कर की राशि, समय तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्थिर तथा स्पष्ट होने चाहिए ताकि कर के संग्रहण में अनावश्यक विवादों से बचा जा सके। कर देने वाले एवं कर लेने वाले दोनों को कर के बारे में पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यह करदाता एवं करारोपण करने वाली संस्था या सत्ता दोनों के लिए ही अत्यंत लाभदायक माना गया है। अगर कर संबंधी निश्चितता है तो उससे क्या होता है कि करदाता के समय से पूर्ण करके चुकाने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये पहला जो एडम स्मिथ का सिद्धांत है वो है निश्चितता का सिद्धांत। दूसरा एडम स्मिथ का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी। करारोपण के समानता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने लिखा है, प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के लालन पालन के लिए जहां तक संभव हो अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य की संरक्षता में प्राप्त करते हैं। समानता का सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कर का भुगतान सरकार को करना चाहिए, जो जिसके योग्य है, यानी जितनी क्षमता है उस व्यक्ति पर सरकार को उसी के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। अमीरों पर अधिक कर और गरीबों पर कम कर। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि कर देने वाले व्यक्ति पर अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक करारोपण नहीं करना चाहिए। राज्य का संरक्षण से प्राप्त लाभों के आधार पर ही करारोपण का आकार निश्चित होना चाहिए। इस सिद्धांत में राज्य की संरक्षता तथा कर की मात्रा के मध्य संबंध को स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है। इसके साथ कर पर प्रतिफल की बाध्यता लागू करने के संबंध में भी यह सिद्धांत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। देश में गरीब, बेरोजगार, बीमार व्यक्ति राज्य की संरक्षता के अनुपात में कर का भुगतान करने में समर्थ नहीं कहे जा सकते। तीसरा जो एडम स्मिथ का सिद्धांत है वो है मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को शुद्ध आर्थिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के बारे में, प्रत्येक कर इस तरह लगाया और वसूल किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सरकारी कोष में जितना द्रव्य आए उससे बहुत अधिक मात्रा में जनता की जेब से द्रव्य न निकाला जाए, अथवा जनता द्वारा दिए जाने वाले कर का सरकारी कोष में आने वाली रकम से अधिक न्यूनतम हो। यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि कर की राशि को वसूलने में कम से कम खर्च हो। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि कर की राशि जो जनता से वसूली गई है वो अधिक से अधिक मात्रा में सरकार के कोष में जाए, उसको वसूलने में, उस राशि को एकत्रित करने में कम से कम खर्च किया जाए। यही मितव्ययिता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की वास्तविकता में जाने पर यह समझ में आता है कि सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में करारोपण से प्राप्त राशि अनावश्यक नहीं आनी चाहिए, अन्यथा उस राशि का प्रयोग पूर्ण कुशलता के साथ नहीं हो सकेगा। यह सिद्धांत सरकार की कार्यकुशलता पर नियंत्रण रखने पर ध्यान देता है। चौथा जो सिद्धांत है वो है सुविधा का सिद्धांत। जो चौथा एडम स्मिथ का सिद्धांत है वो है सुविधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता को कर देने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
यह करदाता को कर के भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर करदाता को कर का भार अधिक सहना पड़ता है। इस संदर्भ में एडम स्मिथ ने कहा है कि प्रत्येक कर ऐसे समय और इस ढंग से लगाया जाए कि करदाता को भुगतान की सुविधा हो। प्रायः देखा जा सकता है कि प्रत्येक करदाता कर का सुविधाजनक रूप से भुगतान करना चाहता है। यानी कि यह सिद्धांत सामान्यतया ये बताता है, सुविधा का सिद्धांत, कि व्यक्ति के ऊपर जब कर लगाया जाए तो उस समय लगाया जाए जब उसे उस कर को प्रदान करने की सुविधा हो, कोई तकलीफ न हो। जैसे कि व्यक्ति की जब आय हो उस समय अगर कर लगाया जाएगा तो वो आसानी से उस कर को दे देगा, उसे सुविधा होगी, कोई भी उससे कष्ट नहीं होगा। जैसे कृषि पर अगर कर लगाना है तो जब फसल कट करके तैयार होती है उसी समय अगर कृषक के ऊपर कर लगाया जाएगा तो उसे उस कर को चुकाने में सुविधा रहेगी, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। यही सुविधा का सिद्धांत है। अब जो एडम स्मिथ के अलावा अन्य सिद्धांत हैं वो, उसमें पहला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। अर्थव्यवस्थाओं के विकास एवं प्रकृति के अनुसार लोच का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारें करारोपण में आवश्यक परिवर्तन कर सकती हैं ताकि देश में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। कर प्रणाली में लोच की कमी के कारण करदाता एवं सरकार दोनों को ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये लोच का सिद्धांत है। लोच का सिद्धांत बताता है कि जो कर प्रणाली है उसमें लोच होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कर की दरों को बढ़ाया जा सके और अगर देश में लोगों को कर चुकाने में असुविधा है, कष्ट महसूस कर रहे हैं, तो कर की दर को कम भी किया जा सके। यानी परिस्थितियों के अनुसार कर की दर को कम या ज़्यादा किया जा सके, यही लोच का सिद्धांत बताता है। अगला जो सिद्धांत है वो है उत्पादकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव उत्पादकता बढ़ाने वाले हों। यानी कि अगर हम कर लगाते हैं तो उससे उत्पादकता में कमी न हो, उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस प्रकार की कर प्रणाली होनी चाहिए। कर प्रणाली का संबंध केवल कर देने एवं कर एकत्रित करने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि कर प्रणाली एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। कर एकत्रण की लागत पर कर प्राप्त की राशि अधिक होने पर भी उत्पादकता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ उत्पादकता का सिद्धांत भविष्य में करारोपण की प्रवृत्ति में वृद्धि बनाए रखने पर जोर देता है। यह सिद्धांत उत्पादकों की उत्पादन वृद्धि, आय एवं बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति एवं उपभोग पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला सिद्धांत है विविधता का सिद्धांत। करारोपण का विविधता का सिद्धांत वर्तमान में गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकारें करारोपण के लिए केवल किसी एक मद पर ही निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि एक स्रोत से सरकार के क्रियाकलापों के लिए वित्त की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली में अनेक प्रकार के कर होने चाहिए, जिन्हें जनता की आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर लगाया जा सके। इससे करारोपण का प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था पर फैलाने में सहायता मिलती है। एक कर प्रणाली से अर्थव्यवस्था का कुछ क्षेत्र कर प्रणाली से बाहर ही रह जाएगा और सरकार के लिए एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। विविधता का सिद्धांत यानी कर प्रणाली में जो कर हैं वो विविध प्रकार के होने चाहिए, एक या दो ही कर नहीं होने चाहिए। विविधता का सिद्धांत ये बताता है
कि जो व्यक्तियों और वस्तुओं पर कर लगाए जा रहे हैं वो विविध प्रकार के कर हों, यही विविधता का सिद्धांत है। तो इस तरह से आज हमने जो करारोपण के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया। पहले हमने एडम स्मिथ के 4 करारोपण के सिद्धांत उनका अध्ययन किया। निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, जो एडम स्मिथ का पहला सिद्धांत था, निश्चितता का सिद्धांत, दूसरा समानता का सिद्धांत, तीसरा मितव्ययिता का सिद्धांत, चौथा सुविधा का सिद्धांत, पांचवा लोच के सिद्धांत का हमने अध्ययन किया। फिर उत्पादकता के सिद्धांत का, और जो अंतिम सिद्धांत था उसका विविधता के सिद्धांत का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।